जय हिंद गाइस। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हमको पता होनी चाहिए आखिरकार ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं, संतुलन कैसे किया जाता है समीकरणों का, वो भी कौन सी, रासायनिक समीकरणों का। ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करें कि ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस पर हम संक्षेप में देखें तो जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमने रासायनिक अभिक्रिया की चर्चा तो की, लेकिन समीकरण किसको कहते हैं उस पर भी हम संक्षेप में जानते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकार को एवं उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना, यह आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा Mg+O2 MgO। ठीक है, समीकरणों को लिखना और उसको संतुलन करने में आनंद आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1, तो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन का कितने बनाने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 हैं, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम का 1 है। तब इसको भी हम सही करेंगे, कैसे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 हैं और यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 हो गए हैं। ठीक है, इसको हमने समझा। अब देखते हैं कि उत्पाद किसको कहते हैं। एक वर्ड आएगा उत्पाद, ठीक है।
देखिए, उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें किसने भाग लिया? आपका पदार्थ ने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह आपका क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। ये क्या हो गया? आपका अभिकारक। ठीक है, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत क्या होता है? प्राप्त होने वाला नया पदार्थ, ठीक है, इससे जो नया पदार्थ प्राप्त होगा वह आपका क्या कहलाता है? उत्पाद। समझे मैंने क्या कहा? कि यदि कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तब तो वो क्या कहलाता है? अभिकारक। ठीक है, जैसे आप एक ग्राउंड है, आप रेस में भाग ले रहे हैं, आप क्या कहला है? देखिए, एथलेटिक्स एक बहुत ही बड़ा प्ले होता है। एथलेटिक्स में आपका रेस भी आता है, ठीक है, क्रॉस कंट्री रेस भी आता है, शॉर्ट रेस भी आता है, 100 मीटर 200 मीटर। ठीक है, तो क्या है? मतलब आप एक पदार्थ हैं, आपने ग्राउंड में पार्टिसिपेट किया तो आप एथलेटिक्स कहलाए, मतलब क्या कहलाए? अभिकारक कहलाए। उसके बाद जब अनाउंसमेंट होता है कि 100 मीटर वाले इस साइड आ जाइए, 200 मीटर की रेस हो रही है, जब आप उसमें डिवाइड हो जाते हैं तब आप एक उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, उससे सुनिश्चित हो जाता है कि हाँ, आप एक अलग फील्ड के हैं, एथलेटिक्स में भी आप अलग हैं। मेरी बात को आप समझे होंगे। अब अध्याय 1 में वही है, हमने पहले क्या करा? थोड़ा सा बेसिक जाना, आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है क्या, हमने उस पर क्या करी? चर्चा की। चर्चा करने के बाद अब हम इसको समझेंगे आखिरकार ये इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि उत्पाद, मैंने क्या बोला? जो भी चीज़ हमको नई प्राप्त होती है, ठीक है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे आपका क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक, वही है आपका क्या? जैसे भोजन का पचना, ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं श्वसन लेना। ठीक है, और होता है आपका लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक, एक होता है आपका मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना। ठीक है, ये क्या है? आपके उत्पाद हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो वही बोला है, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए, विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ। जो आपको प्राप्त हो जाए, जो जैसे था वैसे ही आपको मिल जाए, वो आपका कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जो आपको जो चीज़ जैसे थी वैसे ही नहीं मिल पाएगी तो वह कहलाती है आपकी रासायनिक परिवर्तन। जो मिल जाए, जैसे था वैसे ही मिल जाए, वो भौतिक, जो ना मिले वो रासायनिक। ठीक है, जैसे चीनी को पानी में डालिए, उसको घोल मिला दीजिए, ठीक है, वो क्या हो गया? आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलोगे कि नहीं, लेकिन हम उसको अलग प्रोसेस से चीनी से पानी अलग कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
हम उसको भाप से भी क्या होगा, भाप उड़ जाएगा नीचे, आपका चीनी चीनी रह जाएगा। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो हम वही समझेंगे। देखिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। ये क्या है, आपका बर्नर है, इसमें से आपकी आग निकलती है। ये आपका चिमटा है, ये आपका क्या मैग्नीशियम का रिबन है, ये आपका वॉच ग्लास है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं। इसमें क्या देखा कि हमने चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, ये क्या है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, इसको जो कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी कांच की नली है, ये H2 गैस है। ये पूरा जो आपका देख रहे हैं ये शंक्वाकार फ्लास्क है। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दानेदार आपका क्या है, जस्ता। ठीक है, जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि जब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तब आपको कौन सी गैस मिलती है, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, जो आपकी रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था। ठीक है, देखिए, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं इसको क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, जो आपके रासायनिक समीकरण में जो तत्वों के जो प्रतीक या अभिकारक या उत्पादों के जो रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप आ गया, दाब आ गया, उत्प्रेरक आदि को हम तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। ये आपने देखा होगा। मान लीजिए कोई समीकरण है, जैसे Zn प्लस H2SO4 है, तीर आ गया। ठीक, ZnSO4 प्लस H2 है। जो हम तीर के ऊपर हम क्या लिखते हैं, ताप। ठीक है, दाब, उत्प्रेरक, जितनी भी चीज़ें हैं हम तीर के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर या नीचे आप कहीं भी इसको दर्शा सकते हैं। तब क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में परिवर्तन करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। संतुलित कर लीजिए। ठीक है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका क्या है, अभिकारक है। जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका क्या है, उत्पाद है। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, अभिकारक, ये आपका क्या, उत्पाद, क्योंकि इससे आपको क्या है, नया पदार्थ मिल रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है, अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारकों के बीच का योग प्लस लगाकर उन्हें LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर RHS। इसका मतलब ही क्या है, जैसे ही देखिए यहाँ पर प्लस का निशान लगा है। ठीक है, ये कौन सी साइड है, LHS। ये आपका क्या है, अभिकारक। ये आपका क्या है, ये RHS। ये आपका क्या, उत्पाद। ठीक है, ये वही बोल रहा है।
जैसे आपका क्या बताया Zn प्लस H2SO4, ठीक है। ये आपका क्या बना Zn SO4 प्लस H2। ये आपका क्या है, ये आपका है अभिकारक। अभिकारक को हम कहाँ लिखते हैं, बाईं ओर, तो LHS। ये आपका क्या उत्पाद, देखिए यहाँ भी प्लस का निशान है, इसको बोलते हैं RHS। अब आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। जो आपका इसमें Zn क्या है, ये आपका जिंक है, ठीक है। H2SO4 क्या है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक। फिर आपका ZnSO4 क्या है, ये आपका जिंक सल्फेट है। एस का मतलब सल्फ़र, एस का मतलब सल्फ़र, देखिए सा आ रहा है ना, हाँ, जिंक सल्फेट प्लस ये आपका क्या हाइड्रोजन। रासायनिक समीकरण का लिखना वही है कि अभिकारक आपका LHS में रहेंगे, ठीक है, उत्पाद आपके RHS में रहेंगे। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनती कर उनकी तुलना करें, ठीक है। देखिए जैसे ये समीकरण है, अभिकारक उत्पाद, आप देखेंगे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये संतुलित नहीं है, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। लेकिन सामान को व्यवस्थित करना एक अच्छे पुरुष की पहचान होती है, ठीक है। घर पे आप रहते हैं, उसको व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो इसको भी व्यवस्थित रूप से हमको रखना है। Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1 है, हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, 2MgO। देखना ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा, 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब हमारी संतुलित हो गई। देखिए वही इसको संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलन क्यों करते हैं, आखिरकार है क्या। आपने सुना होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक की बात हो रही है, या उसके बाद उत्पाद, उसके बाद उत्पाद, ठीक है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये आपको क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है। इसमें हम जब संतुलित करते हैं तो हिट एंड ट्रायल रूल अपनाते हैं, ठीक है। जैसे Zn प्लस H2SO4। अब आप देखते हैं इसमें हिट एंड ट्रायल रूल अपनाते हैं। इसमें जिंक 1 है, इसमें भी जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, SO4 यहाँ S1 है, यहाँ S1 है, O4 है, O4 है, तो आपका क्या है, ये संतुलित है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं Fe प्लस H2O, तीर Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखोगे यहाँ Fe1 है, यहाँ Fe3 है, यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। क्या ये संतुलित है, नहीं, इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पर 3Fe, हमने देखा है Fe3 बराबर हो गए, ठीक है। यहाँ H2 है, यहाँ H2 यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो हमको इसको भी संतुलित करना है। तो क्या करना है, 4H2O, तो हमारे पास Fe3O4, देखिए O4 हो गए, यहाँ भी O4 हो गए, यहाँ Fe3 है, यहाँ भी Fe3, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ H2 हमारे पास 8 हो गए, तो हमको भी यहाँ 8 करना है, इसलिए 4H2, ठीक है। ये हमारी क्या हुई, संतुलित होगी। देखिए अभिकारकों में उत्पादों की संख्या जैसे जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। उत्पाद में परमाणु की संख्या RHS में क्या, 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ठीक है। देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था, Fe प्लस H2O, एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। हमने यही अभी पिछले किया था।
वही आपके सामने आ गया। हमने बॉक्स में बंद करा पहले चरण में। दूसरे चरण में हमने क्या करा, इनकी नंबर्स लिखे, ठीक है, परमाणु संख्या की सूची बनाई। कितनी नंबर है, Fe में 1 है तो एक LHS, ये आपका RHS, ये LHS, ये आपका RHS, ठीक है। Fe यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS में क्या है, Fe 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। संतुलित करने पर हम क्या करेंगे कि ये लास्ट में आपके पास ये संतुलित करने को आया, ठीक है। भौतिक अवस्थाओं के संकेत में लिखना, ठीक है। ये आपका क्या है, लिखना है कि कैसे इसको लिखा जाता है। देखिए ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञात होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस अवस्था को क्रमशः स्मॉल g, गैस को स्मॉल g, द्रव को मतलब L ब्रैकेट में लिक्विड, जलीय को AQ से स्मॉल AQ, ठीक है। ठोस अवस्था सल्फर से दर्शाया जाता है S। अभिकारकों के उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो AQ ब्रैकेट में लिखते हैं, तब इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे Fe प्लस S, ये आपका क्या है, ठोस अवस्था है तो इसको हमने S लिख दिया, ठीक है। H2O, ठीक है, हमने ये G से लिख दिया, क्या है ये आपकी गैस, ठीक। Fe3O4, ये आपका S ठोस अवस्था, H2 गैस, तो ये G से हमने लिख दिया। अब आपके में क्वेश्चन आ रहा होगा कि H2O तो जल होता है, हमको तो लिक्विड L लिखना चाहिए, तो हमने G क्यों लिखा। इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में जो H2O का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये भाप के रूप में इसको उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, G से हमने इसको दर्शाया है। जैसे कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे COG प्लस H2G CH3OH, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा है 340 ATP, क्या है 340 ATP। अब क्या है CO2 प्लस 6 CO2 प्लस 12 H2O ठीक है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल C6H12O6, ग्लूकोज आ गया प्लस 6O2 AQ प्लस 6 H2O ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो समीकरण है चाहे AQL ना लिख के आए, ठीक है, लेकिन ये लिख के आ जाता है 6CO2 प्लस 12 H2O। ये किसकी अभिक्रिया में 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हमको मिलता है। तो आप बोलोगे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O हमको प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए प्रकार आते हैं, प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे A प्लस B एरो C, ये आपका क्या है संयोजन अभिक्रिया है। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। देखिए दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कोयले का दहन, आपने देखा होगा कोयले का दहन C
कार्बन प्लस O2 G, तो आपका क्या बनता है CO2। ठीक है। जल का निर्माण कैसे होता है, जैसे H2G प्लस O2G, ठीक है, तब आपका क्या मिलता है H2O। समीकरण को यदि संतुलित करोगे तो 2H2, ठीक है, ये आपका क्या है गैस, प्लस O2 गैस, यहाँ पर 2H2O, ठीक है, ये क्या है आपका लिक्विड। ठीक है, ये जल का निर्माण है। तो आप देखेंगे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझे हुए चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे CaO, ये सॉलिड है, ठीक है, ठोस है ये, तो बिना बुझा हुआ चूना है ये। H2O, ये क्या लिक्विड है, क्या बनता है हमको भुजा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आप जो देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दीवारों की सफेदी करने में किसका प्रयोग किया जाता है, भुजे हुए चूने का क्या मतलब है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर किसकी परत बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है, संगमरमर आपने देखा है का रासायनिक सूत्र भी यही है, CaCO3। ओके, ये तुमने ऊपर पढ़ ही लिया था। जैसे कोयले का दहन देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना दिया। ठीक है, देखिए जल का निर्माण, ये भी हमने अभी पढ़ा था। अब आता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो। ठीक है, वही क्या कहलाती है, आपकी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, CH4 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। बैलेंस करने के लिए CH4 प्लस 2O2, तीर के निशान CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो है आपकी क्या है, जो हम श्वसन लेते हैं वो आपकी क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त करते हैं। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल, आलू, ब्रेड में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमको किसका प्राप्त होता है, ग्लूकोज का प्राप्त होता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हैं हमने किया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या होता है, ग्लूकोज हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे 6H12O6 प्लस O2, ये क्या ग्लूकोज, ये प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस जल H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये आ जाएगा कि शाक सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो इस प्रकार से सूंघा जाता है, ये नहीं कि आप सूंघ रहे हैं। ठीक है, देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये हमने क्या दी, ऊष्मा दी, तब आपका क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, जो आपका जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, भूरे लाल रंग का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, भूरे लाल रंग का होता है। जो आपका फेरस सल्फेट होता है ये आपका कैसा होता है, हरा रंग। ठीक है, फेरस सल्फेट आपका हरा रंग का होता है और फेरिक ऑक्साइड ये आपका भूरे लाल रंग का होता है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया थी, वियोजन अभिक्रिया थी। वियोजन अभिक्रिया में भी हम बोल सकते हैं कि ऊष्मीय वियोजन, क्योंकि हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं। देखिए सबके ऊपर ऊष्मा लिखा है। ठीक है, ऊष्मा लिखा है, तो वियोजन अभिक्रिया में भी कौन सी थी, ये आपकी, ये थी आपकी ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, Fe2O3 को क्या बोलते हैं, गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O, ये क्या आपका फेरस सल्फेट, ठीक है, का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 क्या है आपका, फेरिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, यहाँ पे 3 लग गया, डाई में 2 होता है, ट्राई में 3 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है, जिससे फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जैसे चूना पत्थर है CaCO3, हमने क्या दी, इसमें ऊष्मा दी, तो CaO भुजा हुआ चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ऐसी ये क्या, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, सॉलिड है, हमने इसमें क्या दी, तापन, तापन बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं ऊष्मा, हमने इसमें ऊष्मा दी। ठीक है, तब क्या बनता है, 2PbO लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, O2 ये ऑक्सीजन मिलता है। ये लेड नाइट्रेट का हम ये प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये चिमटा है, ये क्वथनन नली है, ये लेड नाइट्रेट है, ये बर्नर है। ठीक है, ये आप प्रयोगशाला में करेंगे। जल का वैद्युत अपघटन। ठीक है, 6 वोल्ट की हमने यहाँ बैटरी लगाई। ठीक है, ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, ये ग्रेफाइट रोड है जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं। ठीक है, ये जल है आपका, ये आपका परख नली है, ये पूरा परख नली है आपका। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, एक में ऑक्सीजन बुलबुले छूट रहे हैं, इसमें आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये भी आपका जल है। ये प्लास्टिक का क्या है, आपका मग है। ये क्या, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है ये सूर्य के प्रकाश में आकर कौन सा रंग का हो जाता है। ठीक है, या क्या प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर, कौन सा रंग का, धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ठीक है, AgCl, ठीक है, में जब सूर्य का प्रकाश द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तब सिल्वर प्लस Cl2 में बदल जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी अभिक्रिया करता है। क्या बोलता है कि आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl धूसर रंग का हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर Ag, सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है, मतलब Cl में वियोजित के कारण ऐसा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रक्रिया का होता है। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश Ag प्लस Br2।
ऊपर की अभिक्रिया में श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होती है? अभिकार को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारों को तोड़ने के लिए किस किस की जरूरत होती है? ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कील, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आपको ये लैब में करवाएंगे टीचर जितने भी हैं। प्रयोग से पहले उसके उपरांत लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। Fe, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? ये आयरन CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, ये क्या आपका आयरन। ठीक है, ये क्या है? कॉपर Cu। ठीक है, देखिए जो ये अभिक्रिया है आपकी, ये बोलते हैं आपको इसको विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। एक होती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिकारकों में अभिकार को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी। मतलब उसको ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा छेपे मतलब उसमें से हम ऊष्मा निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। जैसे ये क्या है आपका? आयरन। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या बना? आयरन सल्फेट बना प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ये आपका ऐसे आपका जिंक है, फिर कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें क्या था? जिंक सल्फेट हुआ ZnSO4। ठीक है, Zn किससे मिला? SO4 से मिला और कॉपर क्या हो गया आपका? अलग हो गया। इसमें क्या हुआ? Fe किससे मिला? SO4 से और आपका कॉपर अलग हो गया। ठीक है, देखिए जैसे PbCl2 से मिला और आपका Cu अलग हो गया, ये आप देखेंगे। अब आपकी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पादों का जो निर्माण होता है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर क्या बना? BaSO4 या फिर NaCl। अब आप देखोगे कि इसमें जो आपकी Ba है वो उसने SO4 के साथ अभिक्रिया कर ली और जो Na है उसने किसके साथ अभिक्रिया कर ली? Cl के साथ। ठीक है, ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि Ba+2 होता है, SO4 क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, तो BaSO4 के अपक्षेप का निर्माण होता है। अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब आपका आता है अपचयन, उपापचयन। ठीक है, देखिए उपचयन क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। उपचयन वो होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या हो जाए? कमी हो जाए, या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी हो जाए अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। मेरी बात को आप समझ गए? अब देखना इसमें क्या है, जैसे आपका C+O2 क्या बनता है? आपका CO2। ठीक है, Cu+O2 CuO बनता है आपका। ठीक है, जैसे कॉपर चूड़ की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, ये काला पदार्थ हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। देखिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन हुआ, हमने इसमें क्या दी? तापमान मतलब ऊष्मा दी तो CuO बन गया। बैलेंस के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ऐसे ही यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuO+H2 ऊष्मा दी Cu+H2O। ठीक है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे क्या बोलते हैं? अपचयन। उपचयन वृद्धि, अपचयन कमी। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे CuO+H2 ऊष्मा दी Cu+H2O। ठीक है, CuO आपका क्या है? Cu
ठीक है। H2 क्या है आपका, H2O। तो CuO ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्या इसमें ऑक्सीजन नहीं, तो ये आपकी क्या है, ये अपचयन है। अब देखो H2 ये आपका क्या बना, H2O, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या है, उपचयन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा वो तो उपचयन होगा, जिसमें ऑक्सीजन हट जाएगा वो अपचयन। जैसे ZNO प्लस ZN, देखिए यहाँ से ZN ऑक्सीजन हट गया तो ये क्या है, अपचयन, सॉरी कार्बन और CO। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उपचयन हो गया। जैसे MnO2 ऑक्सीजन हट गया यहाँ से, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अपचयन। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन आ गया, ये क्या हो गया आपका, उपचयन। क्या आप जानते हैं दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा गया है। ठीक है, संक्षारण, देखिए जब कोई धातु होता है ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत क्या होती है, कमजोर, संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। आ जाएगा कि तांबे पर कौन सी रंग का परत चढ़ता है, हरी रंग का। ठीक है, परत चढ़ना। ठीक है, आपने देखा होगा विद्युत लेपन पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जाता है। ठीक है, देखो आसपास की अम्ल आर्द्रता, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ठीक है, ढांचे, पुल के, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेष लोहे से बनी वस्तुओं पर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी विकृत गंधिता। देखिए इसमें क्या होती है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है उसका स्वाद गंध आ जाती है। ठीक है, इसके उपाय भी होते हैं। इसको उपाय कैसे करोगे, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलन द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उपचेत होने पर, उपचेत आ गया, उपचेत का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है, स्वाद गंध बदल जाती है। तेलीय वायुयुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाला प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में, वायुरोधी तो आपका क्या हो गया, अपचयन हो जाएगा। खाद्य सामग्री, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने में की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त करते हैं, चिप्स का क्या उपचयन न हो सके। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे।